हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट मुकेश कुमार। तो जैसा कि मैं आप लोगों के सामने इसका सेकेंड वीडियो लेके हाजिर हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे ठीक है, अधातुओं के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलिए इसको देखते हैं। आयनिक यौगिकों के गुण। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, आयनिक यौगिकों के गुण के बारे में देखेंगे। कहता है कि आयनिक यौगिक क्रिस्टलीय ठोस होते हैं क्योंकि इनके विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को तीव्रता से आकर्षित करते हैं तथा एक क्रिस्टल संरचना बनाते हैं। ठीक है, जब इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों पे इस तरीके से क्या होता है, तो क्रिस्टलीय संरचना बन जाती है जो क्या होती है, बहुत ही मजबूत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, इनके गलनांक तथा क्वथनांक उच्च होते हैं। ठीक है, अब जैसा कि जब क्रिस्टलीय ठोस होगा तो इसके जो गलनांक और क्वथनांक होंगे वो उच्च ही होंगे। सामान्यतः आयनिक यौगिक जल में विलेय है लेकिन कार्बनिक विलायकों में अविलेय है। ठीक है, जल में कैसे हैं ये हमारे आयनिक यौगिक विलेय हैं, लेकिन ठीक है ना, लेकिन कार्बनिक विलायकों में अवस्था अथवा फिर विलयन में विद्युत के सुचालक होते हैं। अब जब गल रहे होते हैं तो उस समय अगर विद्युत प्रवाहित की जाए तो उसमें से जो हमारे होंगे वो विद्युत प्रवाहित हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात कह रहा है इसमें। नेक्स्ट है, धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था अथवा फिर संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। धातुएं जो होती है मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कम सक्रिय धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना तथा प्लेटिनम प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे हमारा तांबा, सोना, चांदी हो गया, ये क्या होता है, मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ये ज़्यादातर रिएक्शंस वगैरह नहीं करती है, इसलिए ये क्या करती हैं, मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक, वे सभी धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर हैं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। अब जो हमारे धातु जो थे कॉपर से ऊपर है वो क्या है, सक्रियता श्रेणी से क्या थे, यौगिकों के रूप में पाई जाती हैं ऊपर वाले धातु। मुक्त अवस्था अथवा फिर यौगिक रूप में प्रकृति में जो धातुएं पाई जाती हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, मुक्त अवस्था अथवा यौगिक रूप में। ठीक है, जो मुक्त अवस्था में या फिर यौगिक रूप में प्रकृति में जो भी धातुएं पाई जाएंगी उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग खनिज कहेंगे। ठीक है, यानी खनिज जमीन के भूपर्टी में पाए जाने वाले धातुओं के या फिर यौगिकों को क्या बोलते हैं, हम लोग खनिज कहते हैं। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमता पूर्वक तथा सस्ते में प्राप्त किया जा सकता है किसे कहेंगे, ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिसमें क्या होता हो, धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जा सके बिना किसी महंगे खर्च के। ठीक है, इसे बोला है तथा सस्ते में प्राप्त किया जा सके। ठीक है ना, तो सस्ते में जिसको प्राप्त किया जा सकेगा उसे हम अयस्क कहेंगे। ठीक, अगला है हमारा, किसी अयस्क से उसकी धातु को प्राप्त करना धातु का निष्कर्षण कहलाता है। अगर कोई अयस्क है, जब हम उसे शुद्ध करके धातु प्राप्त करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, हम निष्कर्षण कहेंगे। क्यों निष्कर्षण कहेंगे, क्योंकि हम धातु में छुपी अशुद्धियों को दूर करके तब हम शुद्ध धातु को निकाल रहे हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे, निष्कर्षण। ठीक है, अब धातु कर्म क्या होता है। ठीक है, तो धातु कर्म के बारे में देखेंगे। धातुओं को एक अनेक अयस्क से उनके अयस्क से प्राप्त करने में प्रयुक्त भौतिक तथा रासायनिक प्रक्रम तथा शुद्धिकरण को धातु कर्म कहते हैं। यानी कि धातुओं को जब उनके यौगिकों से शुद्ध किया जाता है तो उसमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, जो हमारे का इसमें निम्न 3 चरण शोधन में क्या होते हैं, जो हमारे 3 चरण होते हैं। पहला है अयस्क का सांद्रण। अब जो हमारा खनिज द्वारा लाया गया है उसका हम सांद्रण कहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अयस्क से अशुद्धि तथा अधात्री को अलग किया जाता है। अब इसमें क्या किया जाएगा, अयस्क से तो पहले अशुद्धियों को अलग किया जाएगा, जो बड़े बड़े होंगे उनको अलग कर लिया जाएगा मशीनों के माध्यम से। सांद्रण के लिए उपयुक्त प्रक्रम अयस्कों की प्रकृति तथा अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे भारी धातुओं के ऑक्साइड अयस्क के लिए गुरुत्व पृथक विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। सल्फाइड अयस्क के लिए फेन प्लवन विधि तथा चुंबकीय अयस्क के लिए विद्युत चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसे भट्टियाँ बनाई गई हैं, कुछ ऐसे प्रयोग बनाए गए हैं जो उनके अयस्कों को पे आधारित है। जैसे हमारा क्या होगा, सल्फाइड अयस्क होगा तो क्या होगा, हमारा फेन प्लवन विधि आएगा। अगर हमारा क्या होगा, विद्युत जो होगा हमारा चुंबकीय होगा तो उसको क्या कहेंगे, विद्युत चुंबकीय विधि द्वारा क्या किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं जिनके बारे में आप अगर समय मिले तो आप लोग पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोग आ जाए तो उसमें अच्छी तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, अगला है हमारा
सांद्रिक अयस्क से धातु निष्कर्ष। अब जो हमारा सांद्र अयस्क है उससे हम लोग धातु कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो इसको क्या कहता है कि विधि निष्कर्ष करने वाली धातु को की प्रकृति पर निर्भर करती। अब जो भी निष्कर्ष करेगा उसके प्रकृति पर निर्भर करेगा, कैसे वो करना चाहता है, क्या क्या मशीन लगेंगे इस विधि में, ठीक है, कैसा हमारा अयस्क है, इस चीज़ों पे। तो अति सक्रिय धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर रखी गई हैं वो उनके क्लोराइड अथवा ऑक्साइड के विद्युत अपघटन के द्वारा, ठीक है, विद्युत अपघटन के द्वारा निष्कासित किया जाता है। अब कैसे इनको, जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है उनको कैसे किया जाएगा, क्लोराइड तथा ऑक्साइड के विघटन से, ठीक है ना, क्लोराइड या फिर ऑक्साइड के अपघटन के द्वारा हम क्या करें, निष्कासित करते हैं। मध्यम सक्रिय धातुएं जो कि सक्रियता श्रेणी मध्य में रखी गई हैं उनके ऑक्साइड को कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम तथा कैल्शियम के साथ अपचयन के द्वारा निष्कासित किया जाएगा। और जो हमारे मिडिल में है, जो भी अधिक से कम अभिक्रियाशील है धातुएं हैं, इनसे क्या किया जाएगा हमारा, ठीक है ना, ऑक्साइड के जो होंगे इनके ऑक्साइड को हम कार्बन, एल्युमिनियम, सोडियम तथा कैल्शियम के साथ अपचयन के द्वारा निष्कासित की जाती हैं। अब थर्ड कह रहा है कि कम सक्रिय धातुएं जो सक्रियता श्रेणी में बहुत नीचे रखी गई हैं उनको अपने ऑक्साइड को लेकर गर्म करके अपचयन किया जाता है, ठीक है। जो हमारे सबसे निम्न तबके में शामिल धातुएं हैं उनको क्या किया जाता है, ऑक्साइड को केवल गर्म करके अपचयन कर लिया जाता है, यानी कि उबाल करके इस टाइप से उसमें से प्राप्त कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अशुद्ध धातु का शोधन कैसे किया जाता है, कि ऊपर दी गई विधियों से प्राप्त धातु में अनेक अशुद्धियाँ मिली होती हैं, इसे कच्ची धातु कहते हैं, ठीक है। अब जो हमारा अयस्क आएगा उसमें कुछ न कुछ अशुद्धियाँ मिली ही रहेंगी, फिर उसको दूर किया गया, लेकिन क्या है, महीन कण उसमें छुपे ही रहते हैं। तो उनमें जो अशुद्धियाँ छुपी रहती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, कच्ची धातु कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, कच्ची धातु। शोधन के लिए प्रयुक्त विधि धातु की प्रकृति और अशुद्धियों की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो अशुद्ध धातु के शोधन के लिए प्रयुक्त विधि वैद्युत अपघटनीय विधि है, ठीक है। जो हमारा अशुद्ध धातु होगा उसके शोधन के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर वैद्युत अपघटनीय विधि का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था, आई होप आप लोग समझे होंगे। अब देखते हैं संक्षारण। देखते हैं संक्षारण क्या होता है। तो वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की धातुओं पर क्रिया से धातुओं का धीरे धीरे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट आदि में परिवर्तन से फिर धातुओं का संक्षारण कहलाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल इसमें हम लो लेंगे संक्षारण में, कि जब हम क्या करते हैं, लोहा जो होता है अगर एक सीजन में बारिश के पानी में भीग जाए तो क्या होता है, उसमें एक ठीक है ना, मूर्छा लग जाता है, इसे जंग कहते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग संक्षारण कहते हैं। जो कह रहा है कि वायुमंडलीय गैसों तथा नमी की धातुओं पर, ठीक है, वायुमंडल में नमी की धातुओं पर क्रिया से धातुओं का धीरे धीरे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट आदि में परिवर्तित होने लगता है, जिसे धातु का संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो नमी और वायुमंडल में नमी, हवा और ऑक्सीजन से जब हमारा क्या होगा, रिएक्शन करेगा तो क्या हो जाता है, जंग लगने लगता है धातुओं पे, ठीक। अब मिश्र धातु क्या होता है कि दो या दो से अधिक धातुओं अथवा एक धातु या फिर एक अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। यदि एक धातु पारा है तो मिश्र धातु अमरगम कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब हम क्या करें, दो या दो से अधिक धातुओं को, ठीक है ना, या फिर दो या दो से अधिक अधातुओं को मिक्स करके अलग धातु बनाए तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, मिश्र धातु कहते हैं, मिश्रण धातु कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, ये थ्योरिकल था। अगर आगे भी कुछ पॉइंट अगर छुट्टी होंगी तो मैं उसको आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करूँगा।